की फैमिली में हम लोग जहाँ तक हम लोग पेशेंट देख रहे हैं तो जो हमारे पास एक एविडेंस आता है हर थर्ड टू फोर्थ कपल जो है वो इनफर्टिलिटी से फेस करता है। उसके बहुत कॉमन कॉज हैं जो कि आजकल की लाइफस्टाइल और सबसे जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही बड़ा फैक्टर आज की जनरेशन में हुआ है कि इनफर्टिलिटी इज ऑन राइज। यस। तो इसके कारण आप बता सकते हैं डॉक्टर? मैम कारण में देखिए कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन है कि आजकल की लाइफस्टाइल उतनी हेल्दी नहीं रह गई है, अनहेल्दी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, और थोड़ा सा शादियों को लेकर आजकल लोग कैरियर कॉन्शियस ज़्यादा हैं और एल्डरली मैरिजेस हो रही हैं, काफ़ी लेट शादियां होती हैं। उस वजह से भी देट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, क्योंकि एक जो फर्टाइल एज होती है उसको निकलने के बाद अगर शादियां होती हैं तो उसमें भी वो चीज़ें। और दूसरा जो है टेंशन, जो आजकल एक काफ़ी मेजर रोल कर रहा है इसमें, शादियों में टेंशन काफ़ी हो जाती है, फैमिली प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर रहता है, उससे भी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। मैम डॉक्टर मोनिका, आप हमें गर्भवेदा के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ। ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इस बारे में हमें थोड़ा बताइए, आपके सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मैम हम लोगों को प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स हो गए हैं एंड गर्भवेदा फर्टिलिटी सेंटर हमारे माइंड में कैसे डेवलप हुआ, एक्चुअली ये नाम कैसे आया। पहले हम लोग हमारे 2 क्लिनिक्स थे इंदौर में जो कि पेरिफेरल एरिया में थे एंड हम लोग प्रैक्टिस करते थे एंड तब भी हम लोग इनफर्टिलिटी ही प्रैक्टिस कर रहे थे एंड हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। लेकिन तब हमने देखा कि हम लोगों को रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और तब हमारे दिमाग में फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद अगर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ावा देंगे तो शायद लोगों को इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से नेचुरल तरीके से मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हम लोग कई बार ऐसे केसेस भी रहते थे जिनमें सिर्फ हम लोग प्रॉपर एक छोटा सा काउंसलिंग और थोड़ा सा नेचुरल मेडिसिन हमने उनको प्रिस्क्राइब किया और वो कंसीव हो जाते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में फिर आया कि हमको एक अच्छे से बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको स्टार्ट करना चाहिए और पेशेंट्स को इसके प्रॉपर बेनिफिट्स अच्छे से मिलने चाहिए। जी, तो हम सुनते आ रहे हैं कि आयुर्वेदा एक बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो साइंस है। सो डॉक्टर सुनील, आपका क्या मानना है कि आप कैसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं और इसको कितना समय लगता है? जी मैम, देखिए कोई भी बीमारी होती है वो या तो एक्यूट होती है या क्रॉनिक होती है। तो जो एक्यूट डिसीज है वो एक्यूटली क्योर भी हो जाती है, मतलब जो जल्दी आती है वो बॉडी से जल्दी चली जाती है। जो क्रॉनिक डिसीज होती है जो लंबे समय से चल रही है उसको जाने में भी उतना ही समय लगता है। तो ऐसा किसी पैथी में ये नहीं है कि वो स्लो वर्क करता है या वो फास्ट वर्क करती है। एक्यूट डिसीज में अगर आप कोई भी दवाई देंगे, कोई भी पैथी यूज करेंगे तो वो जल्दी ही क्योर हो जाएगी। इसी तरह से इनफर्टिलिटी, क्योंकि आजकल शादी लेट होती है, उसके बाद फिर बच्चे भी प्लान लेट करते हैं कपल्स, तो वो उसको हम एक्यूट क्रॉनिक में नहीं रख सकते। बट इट्स लाइक हम लोग बोलते हैं कि 1 साल तक अगर आप विदाउट एनी सेफ्टी अगर आप रिलेशन में हैं और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो देन वी कंसिडर इट लाइक इनफर्टिलिटी। हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास कपल आते हैं 4-4, 5-5 साल से ट्राई कर रहे हैं, शादी को 6 साल 8 साल हो गए, कई बार वो 1-2 महीने में भी कपल कंसीव हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉज, उनका कॉज क्या है, इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, स्पर्म का इशू है, या कुछ फाइब्रॉइड है, या कुछ यूटेराइन इशू है, उसके अकॉर्डिंग इनका टाइम पीरियड हम लोग सेट करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर बात करें मैम तो 6 से 8 महीने में हमारे रिजल्ट आ जाते हैं। जी डॉक्टर मोनिका, एक स्त्री में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं, और आप ही अगर बताएं कि ऐसा लगता है लोगों को कि महिला के वजह से, महिला ऑब्वियसली कैरी करती है बच्चे को, तो जब एक कपल नहीं कंसीव कर पाता तो यही आरोप लगता है एक स्त्री के ऊपर कि इसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन कारण दोनों में हो सकते हैं। तो दोनों के क्या कारण है जिसके वजह से इनफर्टाइल हो सकता है कपल, तो हमें ज़रा सा विस्तार में बता दीजिए। मैम मोस्ट कॉमनली अगर आजकल हम लोग देखें तो इनफर्टिलिटी के लिए जो भी फीमेल्स मेरे पास आते हैं या मेल्स आते हैं, तो जनरली अगर मैं 10 में से कंक्लूड करूं कि कितने पेशेंट्स आजकल इनफर्टिलिटी से मतलब फेस कर रहे हैं, तो 10 में से 8 कपल ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं एंड 2 या 3 पेशेंट ऐसे आएंगे जो नेचुरली कंसीव करके मेरे पास आ जाएंगे एंड दे वांट कि मैं आयुर्वेदिक से प्रेगनेंसी उनकी कंटिन्यू करवाऊँ।
बट अगर अभी हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि आजकल फीमेल्स जो वर्किंग हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी रहता है, उनको स्ट्रेस काफ़ी रहता है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो सबसे मेन कैटेगरी आती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हम देखें तो PCOS सबसे कॉमन है। आजकल जो रेशियो अगर हम देखें पेशेंट्स का, तो दूसरे कॉजेज़ जो है वो 40% रहेंगे तो 60% पेशेंट जो है वो PCOS के हमें मिलते हैं। यंग एज की जो गर्ल्स हैं वो भी PCOS में आजकल हमें मिलती हैं। इसके अलावा हो गया थायराइड वगैरह हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी होती है। बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मेल कॉज भी नहीं है, मेल कॉज भी उतने ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखें तो अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ही हमें ओलिगोस्पर्मिया या मतलब टेरिटोजोस्पर्मिया, जैसे स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्पर्म के काउंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिल रही है। जी। एंड ऐसा नहीं है, अभी ये है कि थोड़ा सा जब से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स थोड़े बढ़ने लगे हैं तो लोगों में थोड़ा अवेयरनेस भी आया है। एंड शायद पहले के टाइम में थोड़ा देखा जाता था कि मेल इनफर्टिलिटी को लेके लोग इतना खुल के सामने नहीं आते थे एंड ट्रीटमेंट इतना प्रॉपर करवाते नहीं थे, लेकिन आजकल ऐसा देखने को है कि पेशेंट्स खुद से वो लोग अवेयर हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है और हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, तो आपने कहा कि लाइफस्टाइल के वजह से PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बढ़ रहा है यंग जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनमें, तो ये कैसे कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है और इसके लिए आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट है? मैम जैसे PCOS एक बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स का डेवलप होना। तो मल्टीपल फॉलिकल्स का डेवलप होने के पीछे रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसमें कि हमारे जो फीमेल्स जो होती हैं उनके सारे हार्मोन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन से काम करते हैं। मतलब हमारा जो पिट्यूटरी एक्सिस है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे जो हार्मोन्स वगैरह का जो प्रॉपर पूरा सिक्रीशन एंड पूरा जो साइकिल है वो पूरा मेंटेन होता है। तो कहीं ना कहीं जब फीमेल्स के ऊपर स्ट्रेस है या उनका लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का है कि उनका रात में लेट तक जगना या सुबह नींद पूरी ना होना या उनका डाइट को लेके या उनका एक्सरसाइज को लेके, जैसे आप अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो लोग काफ़ी एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों में, क्योंकि उनके काम फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा होता था कि उन लोगों को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे मतलब अगर ऑफिशियल कोई फीमेल अगर वर्किंग है तो वो दिन भर उसका सिटिंग जॉब या ऐसी चीज़ें होती है कि उनके फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, उस वजह से वो लोग एक्सरसाइज और इन चीज़ों को भी टाइम नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल वर्क कम होना, हमारे उस वजह से हमारा स्ट्रेस और ये सब चीज़ें जो लाइफस्टाइल मूड स्विंग्स और वो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और वो कहीं ना कहीं सीधे हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे इफेक्ट डालते हैं। जी, डॉक्टर सुनील आप बताइए कि जो मैडम ने कहा कि एक मेल में ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स का काउंट कम होना, जो एक काउंट जरूरी है फॉर कंसेप्शन टू कंसीव, और टेराटोस्पर्मिया, तो इनका क्या कारण है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं एक पुरुष वर्ग में? मैम पुरुषों में अगर जो स्पर्म डिफॉर्मिटीज होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो उसका मेजर कारण है कि या तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर एक वेरिकोसील करके जो प्रॉब्लम आजकल पुरुषों में काफ़ी कॉमनली मेरे ख्याल से हर दूसरे पेशेंट में देखने को मिलती है। वेरिकोसील में जो टेस्टिकुलर जो टेस्टिस होता है वहाँ से जो कनेक्ट होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसके अराउंड जो छोटे छोटे से वेन्स होती हैं वो स्वेल अप हो जाती है। वो जब स्वेल हो जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। और अपन ने देखा है कि नेचुरली भगवान ने ही हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर रहे, स्क्रोटम में रहे, ताकि उनका तापमान जो है वो शरीर के तापमान से 5 डिग्री कम रहे। लेकिन जब वो जो वेन्यूल्स हैं, वहाँ की जो वेन्स है वो मोटी हो जाती है तो वहाँ का तापमान भी बढ़ा देती है और वहाँ का जो ब्लड ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी इतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसी वजह से स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होती है, क्वांटिटी भी खराब होती है और ये सब चीज़ें फेस करते हैं। तो इसको कैसे अवॉइड करें? इजी कोई सोल्यूशन है, तरीका है जो एक पुरुष केयर कर सकता है ताकि ये वैरिकोसील जो है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे अवॉइड करें? मैम एक्चुअली क्या होता है ना, पहले तो
पेशेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि इसमें ना पेन होता है ना कोई और सिम्टम्स आते हैं। जब फिजिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं उसके बाद जब शादी होने के बाद जब चीज़ें फेस करते हैं कि इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, देन वी गो फॉर स्क्रोटल डॉपलर, तब जाके वो चीज़ें पकड़ में आती हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए जब हम डायग्नोस करते हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है तो सिंपली सा एक स्क्रोटल सपोर्ट होता है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। एक देसी भाषा में कहें तो लंगोट जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको पहनने से वहाँ पे प्रेशर रहेगा। तो जिस तरह से पैरों में हम लोग वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए स्टॉकिंग्स का एडवाइस करते हैं, उसी तरह टेस्टिस में जब वेरिकोसील होता है तो उसके लिए टेस्टिकुलर सपोर्ट या फिर स्क्रोटल सपोर्ट हम लोग एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर मोनिका, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो आप देती है एक महिला को या एक पुरुष को? ऑफकोर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स होंगी, तो आप जरा हमें उस बारे में बताइए। मैम, हम लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास पेशेंट की स्टार्टिंग हम करते हैं प्रॉपर, पहले उसका हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें करके, एंड देन हमारे यहाँ हमारा एक काउंसलिंग वाला पार्ट होता है। तो हमारे यहाँ डाइट, काउंसलिंग, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइडिंग उसमें रखी गई है। हम लोग सबसे पहले पेशेंट जब आता है तो हम उसके काउंसलिंग पे सबसे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले आजकल पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है और ये किस कारण से है। क्योंकि आजकल हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें किस कारण से उन्हें इनफर्टिलिटी हो रखी है, वो क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही उनका यही रहता है कि हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे। तो हम लोग सबसे पहले उनका एक काउंसलिंग पार्ट रखते हैं। देन हम लोग डाइट एंड एक्सरसाइज का एक पार्ट होता है जिसमें हम पर्टिकुलर हर पेशेंट के बॉडी वेट है और सारी चीज़ों के हिसाब से, उनके BMI के हिसाब से हम उनका डाइट और एक्सरसाइज हम प्लान करते हैं। इसके साथ हम पंचकर्मा थेरेपीज करते हैं। पंचकर्मा हमारा आयुर्वेदिक का सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें हम लोग उत्तर बस्ती करके हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ और भी डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन फॉलो करवाने के बाद हम लोग उनका उत्तर बस्ती का प्रोसीजर लेते हैं। उत्तर बस्ती एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग बहुत छोटा सा एक 10-15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग हमारी ऑयल बेस्ड या घी बेस्ड जो मेडिकेशंस होते हैं हम उनको यूट्रस के अंदर डालते हैं जिससे कि प्रॉपर यूट्रस को नरिशमेंट मिलता है। एंड अगर हम ट्यूबल ब्लॉकेज या एंडोमेट्रियोसिस या PCOS जैसे अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों में हमारी ऑयल बेस्ड मेडिसिन जो हैं उनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि अगर ओवम की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो वो ओवम की क्वालिटी इंप्रूव करता है। ब्लॉकेज अगर है तो वो ब्लॉकेज को ओपन कर देता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर अच्छी नहीं है तो वो लाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि मेरा एज अ डॉक्टर, एज अ एलोपैथ डॉक्टर, ये हमेशा हमें सिखाया जाता है कि इस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। सो एज अ डॉक्टर हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये हालांकि डायरेक्ट इन्वेजिव नहीं है, फिर भी अगर एक यूट्रस में हम कुछ डाल रहे हैं तो इसकी कोई साइड इफेक्ट्स है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? साइड इफेक्ट्स जनरली मैम, साइड इफेक्ट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन के हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर हम उसे सही दिशा में फॉलो कर रहे हैं तो मतलब अगर कोई भी पेशेंट अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो हम उसको उसके साथ हम डाइट, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें हम लोग, एक होता है ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ आपको परहेज काफ़ी होते हैं कि हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन परहेज इन द सेंस कि हमें हर मेडिकेशन के साथ हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, अगर हम वो प्रॉपर तरीके से अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो ये दोनों पर लागू होता है, राइट? पुरुष और स्त्री दोनों को ही ये फॉलो करना पड़ता है, जो एक्सरसाइज रूटीन है या जो मेडिकेशन है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी काफ़ी करनी पड़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमल अगर होते हैं तो भी, राइट? एम आई राइट? ऑलमोस्ट मिनिमम मैम। जी जी, ओके। तो सर आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर सुनील आपसे पूछना चाहूँगी, इसके सामान्य जीवन में आयुर्वेदा का क्या मायना है, कैसे हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं? मैम देखिए, आयुर्वेदा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये सारा पूरा इसी बात पे है कि कैसे नेचर के साथ रहा जाए, कैसे नेचर के साथ चीज़ें की जाए, बजाय कि नेचर के अपोजिट जाने के। अगर हम नेचर के साथ चलें तो हमारा भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसा विज्ञान है मैम जिसमें ये सारा बताया गया है कि जो हम लोग नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमने देखा पुराने ज़माने में पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता था, नेचुरल ऑर्गेनिक वही चीज़ें वापस आ रही हैं। तो ये जितना हम लोग नेचर के पास वाली चीज़ें करेंगे, जितना नेचर के क्लोज रहेंगे, उतनी चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं और उतनी ही हमको बीमारियां नहीं होती हैं।
डॉक्टर सुनील, हम आईवीएफ के बारे में तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा से इनफर्टिलिटी कैसे ट्रीट होती है? क्या अलग है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? मैम, आयुर्वेदा और आईवीएफ दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। आईवीएफ बहुत मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अर्ली एज में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली आईवीएफ के बजाय हम चाहेंगे वो नेचुरली ट्राई करें और पहले आयुर्वेद को एक मौका दें। जहाँ हमारे लिमिटेशन है वो हमें पता है। जैसे कोई पेशेंट है, उसका टेस्टिस डेवलप ही नहीं हुए, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा है, एट्रोफिक टेस्टिस है, तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको स्पर्म डोनेशन के साथ आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ टेस्टिस वगैरह सारा स्ट्रक्चरल जो है वो सब नॉर्मल है, उसके साथ में आप पहले कोशिश कीजिए कि नेचुरली कंसीव हो। उसके बाद फिर अगर नहीं होता है तो फिर देन यू शुड गो फॉर आईवीएफ। इनफैक्ट वी हैव पेशेंट्स मैम की जिनके आईवीएफ भी फेल हुए हैं, फिर वो हमारे पास आए हैं जहां उनका जो भी प्रॉब्लम है कि इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ हो या एग क्वालिटी कम हो, ओवेरियन रिजर्व कम हो, वो सारी चीज़ें भी हमने आयुर्वेद से दूर करी है। तो मैं यही सबको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप बिफोर आईवीएफ आप एक बार आयुर्वेद को मौका दें। और अगर आपका आईवीएफ हो गया है और फेल हो गया है तो भी एक बार आप आयुर्वेद को मौका दें, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, जो आईवीएफ करवाते हैं और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो हम उनको 3 महीने की कुछ थेरेपीज देते हैं। उसके बाद आसानी से उनका इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, उनका एग क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। यही हमारा ट्रीटमेंट रहता है। जी, हमारे साथ बात की इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके कारण की वजह क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में आपने हमारे साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत